मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। कैसे हो? देखिए, अपन हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज तक आ गए थे और केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी अपन ने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर अपन लास्ट क्लास के अंदर कंपैरिजन पे आए थे कि एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी एराइल हैलाइड से या हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी किस तरीके से हेलो एरीन से ज्यादा होती है। ये चीज अपन देख रहे थे। तो उसी चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से बोलूं। एग्जांपल देखिए, एक फिनोल है या मैं बोलूं हाइड्रोक्सी बेंजीन है। हाइड्रोक्सी बेंजीन या इसको मैं बोल दूं क्लोरोबेंजीन के साथ NaOH की रिएक्शन है। मैंने आपको फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताया था कि ये रिएक्शन कभी भी होती नहीं है। इसको करने के लिए क्या दिया जाता है? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वी नीड टू गिव। जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अपन देते हैं NaOH की कंडीशन के अंदर इस क्लोरोबेंजीन को, तो अपने को देता है फिनोल। रिएक्शन कैसे होता है उसका मैकेनिज्म मैंने फिनोल के अंदर बताया था कि सबसे पहले हाई टेम्परेचर के ऊपर NaOH क्या करता है, इस कार्बन के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन लेता है। हालांकि NaOH sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ H को ले नहीं पाता, लेकिन फिर भी अपन क्या बोलते हैं कि एट हार्श रिएक्शन कंडीशन या जबरदस्ती अगर अपन टेम्परेचर ज्यादा करें, प्रेशर ज्यादा करें, तो ये क्या करता है, इस कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेता है। और जब ये बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, वो नेगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज्ड होके इसको बाहर कर देता है, बनाता है बेंजाइन इंटरमीडिएट। कहने का मतलब ये रिएक्शन पहले प्रोड्यूस करता है ये इंटरमीडिएट, इसको चाहे ऐसे लिख लो, ये वो तो बात तो एक ही है, डबल बॉन्ड्स को तो मैं लिख सकता हूं। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज विल डिलोकलाइज्ड एंड गिव दैट बेंजाइन, इसको बोलते हैं बेंजाइन। और इस बेंजाइन को जो H2O NaOH का निकला था वो H2 वापस से अटैक करता है और अटैक करने के बाद H और OH को जोड़ देता है और बना देता है ये प्रोडक्ट। ये चीजें अपने को समझ में आ रही थी जब फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे, तब मैंने ये रिएक्शन आपको बताया था। ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होती है, चाहे इधर लिख लेना आप क्लोरोबेंजीन के साथ NaOH के साथ रिएक्शन पे RT मतलब होता है रूम टेम्परेचर। तो ये क्या होता है, देयर इज नो प्रोडक्ट, नो फिनोल फॉर्मेशन, कोई भी फिनोल नहीं बनता है, नो। इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर अराउंड 800 डिग्री केल्विन और 900 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जब हीट किया जाता है रिएक्शन को, देन द क्लोरोबेंजीन विल कन्वर्ट इनटू द फिनोल। ये अपन पढ़ते हैं। अब देखिए, जब भी फिनोल बन गया, इस क्लोरोबेंजीन से फिनोल बना, ये टेम्परेचर अपने को कम प्रोवाइड करवाने की जरूरत है अगर इसके ऊपर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं। क्यों? क्योंकि देखिए उस टाइम यहाँ पे ये पहले एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद बेंजाइन बन रहा है, बेंजाइन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। उस टाइम वो डायरेक्टली अटैक करेगा जहां पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। मतलब आपने अभी तक ये सोचा है ये OH डायरेक्ट इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। अटैक क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अटैक करने के लिए इस डबल बॉन्ड को इधर मूव करना पड़ेगा और ये डबल बॉन्ड इधर मूव करता नहीं है। डबल बॉन्ड इधर क्यों नहीं मूव कर पाता है? क्योंकि इसके लिए इसको कोई ना कोई ग्रुप ऐसा तो होना चाहिए जो इस डबल बॉन्ड को इधर की तरफ स्टेबलाइजेशन दे या खींचे। तो इसलिए ये इस इप्सो कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता है ये न्यूक्लियोफिलिक OH। तो जब कभी इस रिएक्शन को नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, या मैं कहूं कि नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन
को जब NaOH के साथ ट्रीट करवाया जाता है तब अपने को रिएक्शन के ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, थोड़े कम टेम्परेचर के ऊपर भी रिएक्शन हो जाती है। और जो ही नंबर ऑफ NO2 ग्रुप बढ़ा दिए जाए तो एकदम ही जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर के ऊपर भी रिएक्शन हो जाती है और करस्पॉन्डिंग फिनॉल देता है। कहने का मतलब जो जो विड्रॉइंग ग्रुप, इफ वी विल इंक्रीज ऑन द बेंजीन रिंग, there will be easier to attack the nucleophile on the हेलोएरिन कार्बन। आया बात समझे? हेलोएरिन की रिएक्टिविटी कम है, ये सिंपल कंडीशन के अंदर ये हेलोएरिन ही तो है, ये रिएक्शन NaOH के साथ नहीं करता। बात मैच हो रहा है जो अपने लास्ट क्लास के अंदर भी बोला था कि हेलोएरिन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, रिएक्टिव कम है तभी तो इतना टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ रहा है। और नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जा ही नहीं रहा है, ये रिएक्शन ही नहीं होता है, कम रिएक्टिव है। जबकि इसी को मैं ये लिखूं तो ये हो रहा है रिएक्शन। तो इसके लिए रीजन क्या है वो मैं बता रहा हूं धीरे धीरे, कि अपने को जब भी हेलोएरिन दिया जाता है, हेलोएरिन देने के बाद जो जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं, हेलोएरिन के ऊपर जुड़े हुए लिविंग ग्रुप के कार्बन की आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहे हैं या न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी वो इंक्रीज कर रहे हैं। और जो ही इंक्रीज करेंगे अपने को पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल हैपन ऑन द हेलोएरिन। आया बात सुनिए? तो मैं 3 रिएक्शन लिखता हूं। इस रिएक्शन के अंदर सपोज मैंने टेम्परेचर रखा है 900 केल्विन, तो मैं एक NO2 लगाऊंगा उसके ऊपर कम रखूंगा, 2 NO2 लगाऊंगा उसके ऊपर और कम रखूंगा, और अपन क्वेश्चन सोल्व करके निकल जाएंगे। तो वो देखेंगे, इतना ये पहले ये उतारिए। तो देखिए यहां पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। सबसे पहले एग्जांपल लिखता हूं, क्लोरोबेंजीन, सिंपल क्लोरोबेंजीन व्हेन रिएक्ट विद NaOH अंडर हीटिंग, या मैं बोलूं 900 केल्विन टेम्परेचर पे अलोंग विद हाई प्रेशर के ऊपर देता है फिनॉल। और ये जो है ये मैकेनिज्म फॉलो करता है, यहां पे लिख देता हूं मैं मैकेनिज्म फॉलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और बेंजाइन मैकेनिज्म। ये आप मान लीजिए इसका मैकेनिज्म क्वाइट अलग होता है। जो मैकेनिज्म पहले ये क्या करेगा, यहां से इस H को लेगा, इस H को लेने के बाद यहाँ बेंजाइन बनाएगा और बेंजाइन के ऊपर H2 अटैक करेगा। ये बात समझ आती है। दूसरा रिएक्शन, इसी क्लोरोबेंजीन की मैं रिएक्टिविटी बढ़ा दूं, मैं इसके ऊपर जोड़ दूं NO2 ग्रुप, या मैं इसको यहाँ पे यहां जोड़ दूं NO2 ग्रुप, और जब NO2 ग्रुप जोड़ दूं और इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करूं, तो इस रिएक्शन को मैं बोल रहा हूं ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं, इसको आप 700 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हाई प्रेशर के अंदर करवा सकते हैं। और प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, NO2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। और ये मैकेनिज्म जो होगा वो फॉलो करता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो कैसे किया, ये नेगेटिव चार्ज अब ये यहां से H नहीं निकालता है, ये क्या करता है, ये डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक करता है, और जो ही डायरेक्ट इसके ऊपर अटैक करेगा ये क्या करेगा,
इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करेगा। दिस नेगेटिव चार्ज इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय दिस NO2। इसीलिए मैंने बोला ये मैकेनिज्म अलग है और ये मैकेनिज्म अलग है। इसी तरीके से एक और देखिए, अगर इसी को मैंने यहां पे जोड़ दिया और यहां NaOH कर दिया, इसी को मैंने यहां पे और इसके साथ NaOH जोड़ दिया, $500 केल्विन पे, ये भी अराउंड 500 केल्विन पे, ऑलमोस्ट दोनों सेम टेम्परेचर पे हो जाएंगे। और इसी रिएक्शन को जब मैंने इसके ऊपर लगाया, और इसका तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, और ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, और ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये OH से सब्स्टिट्यूट और इधर से इधर जाएंगे तो टेम्परेचर मेरे को इधर 500 भी देने की जरूरत नहीं है, इधर तो ये मान लीजिए आप RT के ऊपर ही रिएक्शन हो जाएगा, RT के ऊपर रिएक्शन, RT के ऊपर रिएक्शन, या बोल दीजिए इधर 100, इसको 300 केल्विन टेम्परेचर या 350 केल्विन टेम्परेचर के प्रमाण मैंने कैसे धीरे धीरे टेम्परेचर को कम किया है। क्यों कम किया है, क्योंकि दिस NO2 इज हेल्पिंग मी टू ब्रिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजियर, टू ब्रिंग न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स दिस कार्बन इजीली। क्यों, क्योंकि ये देखिए इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी NO2 बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ाएगा, ये इसके ऊपर कौन सा इफेक्ट शो कर सकता है, -R। ये कौन सा इफेक्ट शो करता है इस कार्बन के ऊपर, -R -I, और ये -I इस कार्बन के ऊपर। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है ना, ये जो ही अटैक करेगा ये इधर जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज भी स्टेबलाइज देखते हैं। आया बात समझ। तो इसी तरीके से ये अलग तरीके की मैकेनिज्म फॉलो करता है और ये अलग तरीके की मैकेनिज्म फॉलो करता है। ये हुआ नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन किस तरीके से। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है जब नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल बनाते हैं, या जब भी कभी नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो हमेशा बोलना है आपको मेजर हीमर कॉम्प्लेक्स बनता है बेंजीन रिंग के अंदर। ये सारी की सारी, पहली चीज तो ये देख लीजिए, ये सारी की सारी रिएक्शंस एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है और इनके अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है, ये होता है नेगेटिव चार्ज और यहां आ जाता है अगर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसको, आया बात सुन, इसको उतारिए। तो देखिए ये अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने के बाद अपन सेकंड टाइप की रिएक्शंस पढ़ते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस, व्हिच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन द हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन फिर भी अपने को इस चैप्टर के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना ही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर विल बी ए कॉम्पिटिशन इन बिटवीन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये चीजें अपने को हमेशा ध्यान में रखना है। तो देखिए
एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कंफ्यूजन तो आता होगा, ये कंफ्यूजन करती हैं रियल में। देखिए जब कभी न्यूक्लियोफाइल, जब कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे तब तो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बेस की तरह काम करे तो वो एसिडिक एच को निकालता है और एसिडिक एच को निकाल के वो एलिमिनेट करता है, तो वो होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो इन दोनों तरीके की रिएक्शंस में अपन कैसे जज करेंगे कि वो बेस की तरह काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? देखिए जो भी स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज हाईली कंट्रोल्ड बाय द स्टेरिक हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफाइल जितना छोटा होगा वो उतना ही जल्दी अटैक कर पाएगा। बेस चाहे बड़ा हो सकता है, क्यों? बेस को अब्स्ट्रक्ट करना होता है प्रोटॉन, और वो बड़ा होगा तो भी क्या कर सकता है? प्रोटॉन को अब्स्ट्रक्ट कर सकता है। या मैं बोलूं न्यूक्लियोफिलिसिटी जिसकी जितनी ज्यादा कम होगी उसकी एलिमिनेशन रिएक्शन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। एक चीज तो ये। दूसरी चीज कि एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एलिमिनेशन रिएक्शन थोड़े से हाई टेम्परेचर के ऊपर होती हैं। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इसलिए होती हैं, इनके अंदर जो बॉन्डिंग होता है वो 2 बॉन्ड टूटता है, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक ही बॉन्ड टूटता है। एग्जांपल मैं बताता हूं, पहले देखिए, सपोज मैंने लिखा CH3 CH2Cl और इसको मैंने लिख दिया CH2H, CH3 CH2Cl, ये लिख सकता हूं। मैंने यहां पे लिखा OH माइनस, मैंने ये भी लिखा OH माइनस। ये रिएक्शन में ये OH बेस का काम कर रहा है, इस H प्लस को लेगा, जो ही इस H प्लस को लेगा ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर, दैट विल डीलोकलाइज हियर एंड किक विल आउट दैट लिविंग ग्रुप, बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। आया या नहीं? एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। दोनों में पहले तो फर्क समझ में आना चाहिए आपको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये इस H प्लस को ना लेके ये इसी कार्बन के ऊपर अटैक कर दे और इसको बाहर निकाल दे। इसको बाहर करके निकालेगा तो बनाएगा CH3 CH2OH और निकाल देगा H2O। ये क्या हो गया? रिएक्शन अकर वाया सब्स्टिट्यूशन। दिस इज हाईली कंफ्यूजिंग। देखिए इसके अंदर कितना बॉन्ड टूटा है? ये बॉन्ड टूटा है, ये बॉन्ड टूटा तभी तो इसने प्रोटॉन लिया। कहने का मतलब ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और इधर, मतलब 2 बॉन्ड टूटे हैं, एक बॉन्ड बना है। इसके अंदर ये इसके ऊपर अटैक किया और ये निकला, मतलब एक ही बॉन्ड टूटा है, दूसरा तो बना है। एक बॉन्ड टूटा है और एक ही बॉन्ड बना है। इसके अंदर 2 बॉन्ड टूटे हैं और एक बॉन्ड बना है। तो 2 बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए या एक बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए? 2 बॉन्ड तोड़ने के लिए। इसीलिए बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस थोड़ी सी ज्यादा टेम्परेचर पे होती हैं। तो एक रिएक्शन सपोज हो रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर, तो ये रिएक्शन होगी मान लीजिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ऐसे आया बात समझे? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको कभी 2 एरो बोले और कौन सी एलिमिनेशन होगी कौन सी सब्स्टिट्यूशन होगी तो आपको समझ में आना चाहिए। मैंने बताया ये चीज समझ आई? ये तो होता है डिफरेंस एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में। या एलिमिनेशन कब होगी? जब अपने नेगेटिव चार्ज स्पीशीज की बेसिसिटी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी कब कम हो सकती है? जब बेस का साइज हमेशा छोटा होगा तो उसकी क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। और जब साइज बड़ा होगा बेस का तो उसकी बेसिसिटी तो ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही कम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अटैक करने में उसको दिक्कत आता है। दैट इज वाई बोलते हैं कि CH3 CH2O माइनस और एक होता है OH माइनस। ये जब रिएक्शन करता है OH माइनस की प्रेजेंस में तो ये देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तुरंत अटैक करता है। और ये क्या करता है? एलिमिनेशन।
या मैं बोलूं एल्कोहलिक KOH के साथ जब भी रिएक्शन करवाया जाता है इट ऑलवेज गिव्स दैट न्यूक्लियो एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जब भी एल्कोहलिक KOH को जब भी लिखते हैं, ये एल्कोहल कोई ना कोई होता है। जैसे मान लीजिए मैंने C2H5OH है, इसके साथ KOH है, तो ये इससे H+ लेके ये क्या कन्वर्ट कर देता है C2H5O- और बना देता है करस्पॉन्डिंग H2O, और ये आ जाता है पॉजिटिव। तो रियल में वो काम कौन करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए वो बेस कौन होता है? ये होता है, न कि ये OH- होता है। जब भी एल्कोहलिक KOH काम में लिया जाता है, रियल में वो OH- बेस नहीं होता, रियल में बेस कौन होता है? एल्कोक्साइड बेस होता है। तो भी जब भी कभी बोला जाए एल्कोक्साइड बेस, तो आपको समझ जाना है हमेशा क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनता है। अब ये तीन तरीके की बेसिकली होते हैं, E1, E2 और E1CB। E1 के अंदर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, पहले लिविंग ग्रुप निकलता है, कार्बोकेटाइन बनता है, उसके बाद में बेस आता है। बेस क्या करता है? उसके कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ H निकाल ले जाता है और एलिमिनेशन कर देता है। E2 के अंदर क्या होता है? देयर विल बी साइमल्टेनियसली प्रोसेस, देयर बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप विल एलिमिनेट टुगेदर। E1CB में क्या होता है? पहले नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड एंड किक आउट दैट लिविंग ग्रुप। तीनों रिएक्शन अलग अलग तरीके की होती हैं। तो मैं एक फ्लो चार्ट से बनाता हूं। रूल ऑलरेडी मैंने हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको बताए कि E2 एलिमिनेशन कब कब होती है, E2 एलिमिनेशन के अंदर कौन सी एल्किन बनाते हैं। अगर फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो हमेशा मोर एसिडिक H निकालते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उसके लिए मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनाते हैं, सेटजेब प्रोडक्ट को फेवर करते हैं। अगर कोई बल्कि बेस होता है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बेस होता है, हमेशा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड H निकालते हैं। वो हाइड्रोकार्बन वाले नोट्स सारे आपको ये पढ़ते टाइम आपके बगल में, आपके साथ में होने चाहिए। है बात है। मैं इसको E1, E2 और E3 को लिख रहा हूं, कौन कौन सा किसके अंदर इंटरमीडिएट बनता है, कहां कौन से सबस्ट्रेट के अंदर रिएक्शन होती है, वो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शंस बेसिकली 3 टाइप्स की मैंने लिखा है। E1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको लिख सकते हैं आप यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले कॉन्जुगेट बेस बनता है, उसके बाद एलिमिनेशन होता है। ये क्या होते हैं? 2 स्टेप प्रोसेस होता है, 2 स्टेप रिएक्शन। पहला पॉइंट ये होता है 1 स्टेप रिएक्शन। मैं बताऊंगा कैसे। और E1 रिएक्शन कैसी होती है? ये भी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। आपको समझ आना चाहिए इसको मैं क्यों 2 स्टेप बोल रहा हूँ, इसको क्यों मैं सिंगल स्टेप बोल रहा हूँ। देखिए E1 रिएक्शन हमेशा सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री हैलाइड के अंदर, उसके बाद में होती है 2 डिग्री हैलाइड के अंदर, और 1 डिग्री हैलाइड के अंदर तो होती ही नहीं है। मैं बोल देता हूँ बहुत कम होती है। जब कंपैरिजन पे बात आ जाए तो आपको बोल देना है हमेशा सबसे कम इसमें होती है, नहीं तो ज्यादातर किसमें होती है? सबसे ज्यादा 3 डिग्री में, 2 डिग्री में और फिर 1 डिग्री में। ये सबसे ज्यादा 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और 3 डिग्री में होती नहीं है, लेकिन कंपैरिजन पे आए तो उसको लिस्ट बोलना है। ये हमेशा नेगेटिव चार्ज, या मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, containing substrate, electron withdrawing containing substrate gives this reaction। आया बात समझ? तो देखिए इसके अंदर कैसे होता है, मैं वो लिख रहा हूं। इसके अंदर 2 स्टेप में कैसे होती है। सपोज एक कार्बन चेन है ये, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है Br। तो पहले ये लिविंग ग्रुप लीव करता है, मतलब इसको मैं लिख देता हूँ, ये टूटता हुआ दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और जब ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके बाद क्या करता है, ये हटने के बाद यहां से जुड़ा हुआ H निकलता है और वो एलिमिनेट करता है। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप का निकलना, दूसरे स्टेप में इसका जाना। यही हो गया एक तरीके से। मैं इसको इतना ही दिखा रहा हूं।
E1 E2 एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है, देयर विल बी साइमल्टेनियस प्रोसेस, कार्बन कार्बन, यहाँ लिविंग ग्रुप जो ही निकलता है, यहाँ इस कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी साथ में निकलता है, ये भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इसके ऊपर डबल बॉन्ड बनता है और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, साथ साथ रिएक्शन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, वन स्टेप में, जो ही बेस आएगा त्यों ही लिविंग ग्रुप लीव करना स्टार्ट कर देता है, देयर विल बी साइमल्टेनियस प्रोसेस। इसी तरीके से E1CB कैसे सबस्ट्रेट के अंदर होती है, ये देखिए, जैसे कोई है ये है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये बेस दे रखा है, ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लेगा, जो ही लेगा नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय दिस NO2, वो नेगेटिव चार्ज कुछ टाइम के लिए बनेगा, ये आया, और ये नेगेटिव चार्ज अब क्या करेगा, इधर जाएगा और इधर, तो पहले स्टेप के अंदर H+ निकला, ये नेगेटिव चार्ज बना, दूसरे स्टेप के अंदर एलिमिनेशन हुआ और बना ये, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप, मैं बोल सकता हूं, इसको बोल दिया मैंने सेकंड स्टेप, आया बात समझ, ऐसे। अब देखिए ये इसी तरीके के सबस्ट्रेट को मैं क्या लिख सकता हूं कि एक कार्बन कार्बन, इसके ऊपर पहले हाइड्रोजन का टूटना और इधर से इसके ऊपर जुड़ा हुआ है X, तो इस X का बाद में निकलना, पहले ये हाइड्रोजन का निकलना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर, इस तरीके के सबस्ट्रेट के अंदर होता है कौन, A1CB मैकेनिज्म। और यहाँ पे ये लिख लीजिए आप एक तरीके से C, या मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आया बात सुने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CH, ये होता है फ्लो चार्ट ऑफ E1 E2 E1CB मैकेनिज्म का। अब इसके अंदर अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछे कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन लिविंग ग्रुप की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है क्या, आपको बोलना है यस, इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप की एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, एज वेल एज बेस की बेसिसिटी पे भी डिपेंड करता है, बाई मॉलिक्यूलर दोनों की कंसेंट्रेशन के ऊपर। E1 मैकेनिज्म ओनली बेस की बेसिसिटी, लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पे, लीव करने की एबिलिटी पे डिपेंड करता है, और E1CB मैकेनिज्म हमेशा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है, ओनली उस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ये अपन पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड के अंदर। अब अपने पास बचे हैं मेटल्स की रिएक्शन। देखिए इनके किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको मैंने सीट दिया है, वो सीट लगाते रहना है, यू विल गेट डाउट, यू सेंड मी दैट आई विल give you the solutions, किस तरीके से अप्रोच करते हैं। However, one more session I am going to record on the how to solve the questions regarding these reactions. I have इतना करिए। Thank you very much.